उस शाम आकाश में बादल नहीं थे, तारे थे, ठंडे, दूर, निस्पृह। शिकारी 3 हफ्तों से उसके पीछे था। बर्फ में, कड़कड़ाती ठंड में, आंखें चौंधियाती चमकती धूप में उसने ताज़ी बर्फ पर उसके पंजों के निशान देखे थे, पत्थरों पर उसके चलने के संकेत, जहां बर्फ थोड़ी दबी हुई थी और उसमें एक हल्की सी रेखा थी। एक बार उसने उसे बहुत दूर से देखा था, किसी बड़ी चट्टान पर बैठे। हवा उसकी धब्बेदार पूंछ को धीरे धीरे हिला रही थी। स्नो लेपर्ड, शायद फीमेल थी। आज वो करीब था, एक चट्टान के पीछे लेटा था, बंदूक थामे, सांस रोके हुए। नीचे वह संकरी घाटी थी जहां कुछ बड़ी चट्टानें एक विचित्र आकार में खड़ी थी, जैसे किसी पुराने दुधारे हथियार का सिरा, किसी कुल्हाड़ी जैसा जो पहाड़ की नसों से निकला हो। उस चट्टान के नीचे एक गुफा। वह उसी की तरफ बढ़ रही थी, धीमे, थके हुए कदमों से, जैसे उसके शावक उस गुफा में थे। शिकारी ये जानता था। उसने निशाना लिया। राइफल का टेलीस्कोप और बैरल दोनों अपने शिकार पर तन चुके थे। उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर कस रही थी। तभी कुछ हुआ, एक सरसराहट, हवा जैसी, पर हवा नहीं, कुछ बहुत तेज, बहुत भारी सा उसके पास से गुजरा, जैसे कोई तेज धार चीज उसके कानों से इंच भर की दूरी से गुजरी हो। उसने टेलीस्कोप से नजर हटाई और चौकन्ना होकर चारों तरफ देखा। बंदूक का बट अभी भी उसके हाथ में था, छाती से लगा हुआ, लेकिन बंदूक का बैरल सामने जमीन पर, बर्फ में, जैसे एकदम सटीक कट के साथ, मानो किसी एकदम पैनी चीज ने एक ही वार में काट दिया हो। शिकारी के हाथ कांपे। उसने गुफा की ओर देखा। शायद बर्फ के हल्के धुंधलके के बीच कुछ था वहां, जैसे एक इंसानी आकृति। वो कुछ और नहीं देख पाया। अंधेरा था, आकृति थी और उसकी मौजूदगी थी जो किसी याद की तरह उस जगह में जैसे जम गई थी। शिकारी भागा। उस रात वो 5 किलोमीटर नीचे तक नहीं रुका। मादा हिमतेंदुआ गुफा के अंदर चली गई। रात हुई, तारे वैसे ही रहे, ठंडे, दूर, निस्पृह। तो क्या उसने किसी को देखा था या वहम था उसका? रेणुका ने पूछा। आवाज में जिज्ञासा थी, शक नहीं। पंचाचूली बेस कैंप, ऊंचाई लगभग 4000 मीटर। सितंबर के अंत के दिन। रात इस तरह घिरती है यहां जैसे पहाड़ खुद सांस रोक लेता हो। तापमान शाम होते होते तेजी से गिरता है, इतनी तेजी से कि अगर ध्यान न हो तो चाय के कप के ठंडे होने और हाथों के सुन्न होने में ज्यादा फर्क नहीं रहता। रेणुका के सवाल का जवाब देते हुए गाइड विक्रम ने केतली उठाई। उसने अधमरी सी हालत में बड़बड़ाया था। गुफा के पास आकृति देखी थी, कोई आदमी जैसी, बस इतना। वो शिकारी बाद में कभी इस इलाके में नहीं आया। उसने शिकार भी छोड़ दिया। आप मानते हैं यह सब? राघव ने पूछा। विक्रम ने कुछ देर सोचा। मैं मानता हूं कि पहाड़ों में कुछ जगह हैं जहां हमारी समझ कम पड़ जाती है। पहाड़ प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन प्रकृति से परे भी काफी कुछ समेटे हुए हैं। कैंप में उस शाम 6 लोग थे। एक छोटा सा दल, एक दिल्ली से, 2 कोलकाता से, एक अकेला आदमी जो कहता था बेंगलुरु से है, और एक माँ बेटे की जोड़ी। रेणुका 40 और 50 के बीच कहीं थी। दुपट्टे को जैकेट के ऊपर लपेटे बैठी थी। उसकी आंखें शांत थीं, उस किस्म की शांति जो थकान होने से नहीं,
बल्कि ध्यान देने से आती है। राघव 16 या 17 का रहा होगा। उम्र ठीक ठीक कहना मुश्किल था। लंबा, थोड़ा झुका हुआ, एक स्लीपिंग बैग की बाहर वाली तह पर बैठा था। मोटी सी फर जैकेट ओढ़े, हाथ में किंडल थामे वह कुछ पढ़ रहा था। छुट्टियों के लिए पिता से किया वादा उसे याद था। पहाड़ों के साथ साथ इतिहास का एक्सप्लोरेशन भी उसके होमवर्क में था। यह उसने किसी को बताया नहीं था, पर उसकी हेड टॉर्च की रोशनी पड़ते स्क्रीन पर गड़ी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रेणुका जानती थी कि उसके पिता की कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले राघव ने किताब खत्म करने की ठान ली थी। वाल्मीकि रामायण, द इंग्लिश ट्रांसलेशन। गाइड का नाम था विक्रम, शायद कुमाऊनी था। 50 के पार, ठोस कदकाठी, उसके हाथ की उंगलियां मोटी और चौड़ी थीं, जैसे वे पहाड़ की ज़मीन से ही बनी हों। वह चाय की पुरानी केतली के पास बैठा था, सिर पर सिर्फ एक पतली ऊनी टोपी पहने। हालांकि बाकी सब लोग कम से कम 2 लेयर ओढ़े हुए थे, सिर पे भी। किसी ने पूछा, विक्रम दा, वो चोटियां कौन सी हैं, वो जुड़ी हुई? विक्रम ने ऊपर की तरफ देखा, जहां बादलों के पीछे से कुछ शिखर दिखाई दे रहे थे। पंचाचूली, उसने कहा। 5 5 अलग अलग? हाँ, अलग भी और जुड़े हुए भी, उसने थोड़ा रुक कर कहा। यहां माना जाता है कि ये पांचों पांडवों की चोटियां हैं, पीक्स ऑफ द पांडवास। कोई बोला नहीं। जब पांडव स्वर्ग की ओर चले थे हिमालय से होकर, तो हर भाई ने मुक्ति की खोज में इन पांचों में से एक एक चोटी चुन ली थी। लेकिन जिसे भी स्वर्ग का द्वार मिलता, वो बाकी 4 भाइयों को कैसे बताता? तो तय हुआ कि वे लकड़ी का चूल्हा बनाकर आग लगाएंगे, और धुआं जब ऊपर जाएगा तो बाकी भाइयों तक खबर पहुंच जाएगी। विक्रम ने एक घूंट चाय पी। 5 चोटियां, 5 चूल्हे, 5 भाई, इसीलिए नाम पड़ा पंचाचूली। राघव ने किंडल नीचे किया। इतिहास और कल्पना का मिश्रण कह सकते हैं इसे, उसने कहा, बिना विरोध के, सिर्फ पूछताछ के तौर पर। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। हाँ भी और नहीं भी। उसने केतली को थोड़ा सरकाया। अब जैसे वो शिकारी की आप बीती। लोग कहते हैं कि उसे बर्फ में रहते रहते शायद भ्रम हो गया था, लेकिन अगर ऐसा था तो उसकी बंदूक की नाल एक अलग कहानी क्यों कह रही थी? ठीक वैसे ही जैसे अगर पंचाचूल की कहानी सिर्फ एक कहानी है, तो एक साथ एक परिवार की तरह जुड़ी 5 चोटियां एक अलग किस्सा क्यों बयान करती हैं? चुप्पी। राघव किंडल उठाने वाला था, फिर रुका। रेणुका ने उसे देखा, एक ऐसी नजर जो कुछ नहीं कहती। उनके पति, राघव के पिता, इस वक्त देहरादून में थे। माउंटेन्स एंड मिथोलॉजी पर उनका लेक्चर था। आखिर वे भारत के ही नहीं, विश्व के नामी संस्थान में स्कॉलर जो थे, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, जहां संस्कृत ग्रंथों की पुरानी पांडुलिपियों से लेकर उनके आज के आधुनिक अनुवाद तक हर विषय पर शोध होता था। उन्होंने इस यात्रा के लिए हाँ भरी थी, लेकिन खुद नहीं आ पाए। कॉन्फ्रेंस जो आ गई थी। रेणुका ने कुछ नहीं कहा था। वे माँ बेटे अकेले आ गए। ऊपर बादल धीरे धीरे चोटियों को ढक रहे थे। हवा में एक सूखी ठंड थी, वह ठंड जो पहाड़ों से सीधे हड्डियों में आती है, हवा से होते हुए नहीं। दूसरे दिन वे एक ऊंची रिज पर थे।
विक्रम ने उस रास्ते को आसान है कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि आसान का अर्थ पहाड़ों में कुछ और होता है। हवा बदल गई थी। ये किसी ने ठीक ठीक नहीं बताया। विक्रम को बाद में याद आया कि वह हवा जो पहले ऊपर से नीचे आ रही थी, अचानक पश्चिम से आने लगी थी, तेज। उसने इसे नोट किया। पर उस वक्त वह दल के एक और सदस्य की मदद कर रहा था, जो एक पत्थर पर फिसल पड़ा था। ज्यादा नहीं, पर उसे थामना पड़ा था विक्रम ने। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, रेणुका और राघव नहीं थे वहां। पहले उसने सोचा वे थोड़ा पीछे होंगे, धीरे चल रहे होंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद भी जब वे नहीं आए, विक्रम वापस मुड़ा। और तभी बर्फबारी शुरू हुई। पहले बहुत हल्की, जैसे किसी ने ऊपर से बारीक चूना फेंका हो, फिर तेज, फिर और तेज। मौसम इस तरह बदला था जैसे किसी ने एक पर्दा उठा दिया हो या पर्दा ढक दिया हो, मिनटों में, बिना किसी चेतावनी के, जैसा इन पहाड़ों पर अक्सर होता था। विजिबिलिटी पहले 50 मीटर हुई, फिर 20 और फिर और कम। विक्रम चिल्लाया, रेणुका जी, राघव। हवा ने आवाज को पकड़ा और निगल लिया। दल के बाकी सदस्य घबरा रहे थे। विक्रम ने उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रोका, एक बड़ी चट्टान के पास, जो हवा से थोड़ी ओट देती थी, और खुद पीछे की तरफ बढ़ा। बर्फ अब बहुत घनी थी। हर कदम पर नीचे की जमीन का अंदाजा लगाना पड़ता था। पत्थर कहाँ है, ढलान कहाँ मुड़ती है, यह सब सफेदी में खो गया था। वह फिर चिल्लाया। कोई आवाज नहीं। वह 10 मिनट और चला, रिज के उस हिस्से पर जहां वे आखिरी बार साथ थे, पर कुछ नहीं मिला। कोई निशान नहीं। बर्फ ने सब ढक लिया था। उसके पैरों में एक भारीपन था, जो शायद थकान का नहीं, हताशा का था। वह वापस मुड़ा। अंधेरा होते होते उन्हें नीचे उतरना पड़ा। बाकी 4 सदस्य और विक्रम बेस कैंप पर। कैंप में कोई नहीं बोल रहा था। विक्रम बाहर खड़ा था। उसका चेहरा इस तरह शांत था जैसे कोई नदी सर्दी में जम गई हो। उसने सैटेलाइट फोन उठाया, संपर्क अधिकारी का नंबर मिलाया, जो ऐसी स्थितियों में करना ही पड़ता है। 2 लोग बिछड़ गए हैं, उसने कहा धीमे से। एक लेडी और उनका बेटा, टीनेजर है। उसने नाम बताए, जगह बताई। दूसरी तरफ से कुछ पूछा गया। विक्रम ने थोड़ी देर रुककर कहा, तूफान में, रिज पर, बर्फ बहुत थी। फिर एक लंबी चुप्पी। हाँ, उसने कहा, और उसकी आवाज में कुछ था जो बाकी 4 लोग सुन रहे थे और समझ रहे थे। हाँ, परिजनों को सूचित करना पड़ेगा। उसने फोन रखा। बाहर बर्फ गिर रही थी। हवा का कोई स्वर नहीं था, सिर्फ वह गहरी सफेद चुप्पी जो पहाड़ों में तब आती है जब मौसम और इरादा दोनों एक हो जाते हैं। राघव को बाद में ठीक ठीक याद नहीं रहा कि वे रास्ते से कब भटके थे। शायद तब जब वे एक बड़े पत्थर को पार करने की कोशिश कर रहे थे और हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े रहना मुश्किल था, या उससे पहले जब विजिबिलिटी गिरी और रेणुका ने उसका हाथ पकड़ा था। वह क्षण जब उसे लगा तो था कि वे सही दिशा में हैं, लेकिन वे थे नहीं। ढलान धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी। बर्फ ताजी थी, पांव धंसते थे और फिर फिसलते थे। राघव को एहसास हुआ कि वे जिस चट्टान की तरफ बढ़ रहे थे वह कोई सहारा नहीं था, वह एक किनारा था, चट्टान का किनारा। मां, रुको। रेणुका रुक गई। उसने आगे झांकने की कोशिश की, पर बर्फ इतनी घनी थी कि 10 कदम आगे भी कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ सफेद। और उस सफेद में हवा की आवाज,
जो इतनी भारी लगती थी कि जैसे सारा वातावरण उसी का बना हो। राघव ने अपने जैकेट की जिप खींची। उसके हाथ काम कर रहे थे, पर उंगलियों को महसूस करना कठिन था। उसे लगा कि वह कांप रहा है। यह कांपना उस तरह का नहीं था जो ठंड में होता है। यह उस तरह का था जो घबराहट में होता है, भीतर से आने वाला। हम गलत तरफ आ गए हैं, उसने कहा। आवाज सुनाई नहीं दी उसे, खुद भी। हवा ने ले ली थी वह आवाज। उसने फिर कहा। रेणुका ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर बर्फ जम रही थी, पांवों पर, बालों पर। उनकी आंखें खुली थी और उसमें जो था वो शायद डर था। वे वापस मुड़ने लगे। तभी जमीन ने साथ नहीं दिया। रेणुका का पैर एक ऐसी जगह पर पड़ा जहां बर्फ के नीचे जमीन नहीं थी। शायद बर्फ की ही एक पुरानी परत थी जो नीचे से खोखली हो गई थी। एक आवाज आई, हल्की, दबी हुई, और वह फिसली। राघव ने उसकी कलाई पकड़ी। दोनों नीचे खींचे। कुछ पल जिनमें ऊपर नीचे का फर्क नहीं रहा, बस बर्फ की गद्देदार सतह के बीच चट्टानी जमीन का ठोस खुरदरापन और हवा थे। राघव की पीठ एक चट्टान से टकराई। उसने पकड़ बनाए रखी, जैसे तैसे। रेणुका उससे कुछ इंच नीचे लटकी थी। उसके पांव ढलान पर थे, झुकी हुई। राघव की पकड़ ही एकमात्र चीज थी जो उसे रोके हुई थी। नीचे क्या था राघव को नहीं पता था, वो देख नहीं सकता था, पर ढलान का वह तीखा कोण काफी कुछ बता रहा था। उसके हाथ कांपे, उंगलियां सुन्न थी। वह जानता था, जिस तरह कुछ चीजें शरीर जानता है दिमाग से पहले, कि वह ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। मां, उसने कहा। रेणुका ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें राघव की आंखों में थी। एक सरसराहट, तभी हवा की साए साए को काटती हुई। रस्सी उसे पहले दिखाई नहीं दी। वह बस आई, हवा में से, किसी दिशा से, और उसके हाथ के पास लटकती दिखाई पड़ी। मोटी पुरानी रस्सी। रंग वह था जो धूप और बर्फ मिलकर बनाते हैं, धूसर, थोड़ा भूरा, कुछ और। राघव ने पलटकर नहीं देखा। वो देख नहीं सकता था। उसे एक हाथ चाहिए था, मां के लिए। उसने रस्सी को एक हाथ से थामा। वो कसी हुई थी दूसरे सिरे से, जैसे कहीं बंधी हुई हो। उसने रेणुका को ऊपर खींचने में मदद ली उससे। एक साथ मां की पकड़ उस पर और रस्सी उसके हाथ में। जब वे दोनों चट्टान के ऊपर तक आ गए और राघव ने सांस ली, पहली बार ठीक से, तब उसने रस्सी के दूसरे सिरे की तरफ देखा। वह किसी चीज के एक छोर से बंधी हुई थी, उस चीज से जिसका दूसरा छोर एक चट्टान में जैसे गड़ा हुआ था, भीतर तक। आमतौर पर आइस एक्स का ऐसी जगह पर होना अचंभा नहीं था। सारे बचाव दल और गाइड अपने पास रखते थे, लेकिन जिस चीज ने चट्टान का सीना फाड़ के उस पर मजबूत पकड़ बना रखी थी, उसमें और आइस एक्स में साम्य बस साइज का था, शेप का नहीं। क्योंकि दोनों तरफ धार वाली वो अजीब सी आइस एक्स चट्टान में अंदर तक गड़ी थी, गहरी, सीधी, जैसे पत्थर ने उसका कोई प्रतिरोध नहीं किया हो या ना कर सका हो। राघव की नजर उस पर ठहरी। यह किसी ट्रकिंग स्टोर से नहीं आई थी। बनावट अलग थी, धातु का रंग कुछ और था, हत्था ऐसा जैसा किसी ऐसी लकड़ी का जो बहुत समय देख चुकी हो। उसने और देखने की कोशिश की, पर बर्फ और घनी हो गई थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। रेणुका उसके बगल में पड़ी थी, सांस ले रही थी। राघव ने कुछ कहने की कोशिश की, फिर सब कुछ सफेद हो गया। ऐसी सर्द सफेदी जो बर्फ से नहीं, थकान और बेहोशी से आती है। देहरादून 100 साल से ज्यादा पुरानी
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI बिल्डिंग का ऑडिटोरियम। प्रोफेसर रॉय का व्याख्यान पूरा होने को था। दर्शक उत्सुकता से सुन रहे थे। हॉल गर्म था, उस तरह की गर्माहट जो बंद कमरों और बहुत से लोगों के एक साथ होने से आती है। बाहर देहरादून की शाम थी, पर यहाँ के शीशे इतने मोटे थे कि बाहर का शोर नहीं आता था। सम्मेलन का विषय था पर्वत और पुराण, हिमालय की साहित्यिक स्मृति। प्रोफेसर रॉय का लेक्चर उस विचार पर केंद्रित था जो उन्होंने पिछले कई वर्षों में धीरे धीरे बनाया था कि हिमालय केवल भूगोल नहीं है, वह हमारे महाकाव्यों का अंतिम अध्याय भी है। रामायण में, महाभारत में, पुराणों में भी जब भी इन गाथाओं में किसी वीर का संसार से विदा होने का क्षण आता है जिसे युद्ध ने निगला ना हो, तो वह उत्तर की ओर जाता बताया जाता है, हिमालय की ओर, पहाड़ की ओर, मुक्ति की ओर। पांडवों का महाप्रस्थान उत्तर की ओर था, उन्होंने कहा था, और वे एक एक करके गिरते गए। पर यह गिरना पराजय नहीं था, यह विसर्जन था। हिमालय से उन्हें मृत्यु नहीं, मोक्ष मिला था, क्योंकि वही उन्होंने मांगा था और शायद वही मिला था। और ये सिर्फ अंतिम यात्राओं की कथाएं नहीं है। हिमालय ने अंतिम समाधियां भी बहुत देखी हैं। ऐसे योगियों की अंतिम तपस्या जिनके युगों युगों से चले आने का वर्णन हिंदू ग्रंथ करते हैं, जैसे 7 चिरंजीवी। उनमें से भी ज़्यादातर का अंतिम आश्रय इन्हीं पहाड़ों में माना जाता है कि वे अभी भी कहीं तपस्यारत हैं। ऐसी धारणा अक्सर हमें पुरानी पांडुलिपियों में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में पुष्ट होती मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पर्वत और पुराण, माउंटेन्स एंड मिथ्स, दोनों एक दूसरे से गहरा रिश्ता रखते हैं। मिथ्स अगर इतिहास हैं तो माउंटेन्स भूगोल, इतिहास की गौरव गाथाओं और उनमें वर्णित वीरों का अंतिम भूगोल। हॉल में गूंजती तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रोफेसर रॉय ने अपने मोबाइल का कॉल रिजेक्ट बटन तीसरी बार दबाया। अब सवाल जवाब चल रहे थे। प्रोफेसर रॉय मंच के किनारे खड़े थे, पानी का गिलास हाथ में था। उनका सहायक, एक युवक जिसका नाम गौरव था, तेजी से आया। उसका चेहरा सफेद था। सर, उसने धीमे से कहा। भीड़ के शोर में लोग अभी भी बात कर रहे थे। आवाज दब गई। प्रोफेसर रॉय ने उसकी तरफ देखा। सर, पंचाचुली से खबर आई है। एक पल प्रोफेसर रॉय के माथे पर सिकुड़ने आई। सर, रेणुका जी और राघव। गौरव रुका। वे ट्रकिंग दल से बिछड़ गए हैं। और तूफान था, अचानक से आया, बहुत देर तक चला। प्रोफेसर रॉय ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा, बहुत धीरे से। उनके आसपास लोग बात कर रहे थे, विमर्श कर रहे थे, चाय ले रहे थे। हॉल में रोशनी बराबर थी। एयर कंडीशनिंग की आवाज़ लगातार आ रही थी। प्रोफेसर रॉय एक विद्वान थे, स्कॉलर थे। उन्होंने अपना जीवन पुरानी पांडुलिपियों के अतीत और उनमें मौजूद वर्तमान के रहस्यों पर रिसर्च करते हुए बिताया था। वे जानते थे कि भाषा में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो एक बार सुनने के बाद इंसान को बदल देते हैं। चीज़ें वही रहती हैं, पर जिस ज़मीन पर वे खड़ी हुए वह हिल जाती है, जैसे उनकी ज़मीन गौरव की बातों से हिल रही थी। कब से? उन्होंने पूछा। कल दोपहर 2 बजे के आसपास सर। गाइड कल रात से आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है सर। रेस्क्यू? ITBP की टीम गाइड के साथ मिलकर सुबह से कोशिश कर रही है, पर मौसम ऐसा। प्रोफेसर रॉय ने हाथ उठाया। गौरव चुप हो गया। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला। एक नंबर था जो उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, और जो उन्होंने संभाल के रखा था।
जैसे लोग अपने कॉलेज के कुछ पुराने परिचितों का रखते हैं, जिनके साथ रिश्ता सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर सीमित होकर रह जाता है, और फ़ोन बस तभी लगाया जाता है जब कोई इमरजेंसी आ जाए। उस तरह के नंबर जो आदमी रखता है और उम्मीद करता है कि कभी काम ना आए। उन्होंने डायल किया, घंटी बजी। हॉल में अभी भी बातें हो रही थी। किसी ने प्रोफेसर रॉय की तरफ हाथ हिलाया, कोई परिचित, शायद अगले सेशन के बारे में पूछना था। उन्होंने देखा और मुड़ गए। आखिर दूसरी तरफ से फ़ोन उठा। हाँ, प्रोफेसर रॉय ने कहा। आवाज़ स्थिर थी पर मेहनत के साथ। कमांडेंट बत्रा से बात करवाइए। मैं प्रोफेसर रॉय बोल रहा हूँ, उनका BHU का क्लासमेट। एक पल की चुप्पी। मेरी पत्नी और बेटा कहाँ हैं यह जानना है। बाहर देहरादून की रात शुरू हो गई थी। लाइट्स थी, ट्रैफिक था। पहाड़ यहाँ से दूर से दिखते थे, नीले, निश्चल, दूर। एक अनजान गुफा, रात का कोई पहर। पहले आवाज आई, आग की, लकड़ी के जलने की। वो हल्की सी चटक जो शांत जगहों में बहुत बड़ी लगती है। राघव ने आंखें खोली। छत पत्थर की थी। पत्थर काला था। धुएं से या समय से कहना कठिन था। दरारें थी जिनमें कोई जड़ या काई नहीं थी, बस पत्थर। वह भीतर था कहीं। उसने करवट ली। शरीर में दर्द था। वह दर्द जो चोट का नहीं, थकान और ठंड का ज्यादा होता है। हड्डियों में एक भारीपन था। पास ही उसकी मां थी। रेणुका लेटी थी। सांस चल रही थी। वो दिख रहा था। एक मोटे आवरण ने उन्हें ढक रखा था, जैसे किसी जानवर की खाल जैसा कुछ हो। पर राघव ने ध्यान नहीं दिया। वैसा ही एक आसन कुछ दूर आग के दूसरी तरफ था, जैसे बैठने के लिए जगह बनाई गई हो। उसका सर घूम रहा था, शायद बर्फीले तूफान से, धुएं से या डर से, कहना मुश्किल था। गाइड ने बर्फ में होने वाले कंफ्यूजन का जिक्र किया था ब्रीफिंग में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? वो यहां कैसे आया? सर में दर्द फिर से बढ़ने लगा। वह उठा, जैसे तैसे, धीरे से। गुफा उतनी बड़ी नहीं थी, एक कमरे जितनी, शायद थोड़ी कम। एक तरफ आग जल रही थी। एक छोटा सा कुंड जो शायद पहले से बना था, पत्थरों से घिरा हुआ। धुआं ऊपर की किसी दरार से निकल रहा था। गुफा के अंदर उससे बस एक हल्का धुंधलापन था। आंखों को चुभता नहीं था। ठंड थी, लेकिन कम थी। एक सीमा थी जैसे, जहां ठंड आकर रुक गई थी। राघव लगा उसे शायद बुखार है, या शायद यह जगह सच में गर्म है। आग अब स्थिर थी। धुआं कम हो रहा था। फिर उसने देखा, आग के दूसरी तरफ आसन पर धुंधली सी एक आकृति, धुएं से परे, जैसे कोई बैठा हो। पीठ जिस पर कुछ बंधा हुआ था राघव की तरफ थी। वह कुछ कर रहा था। हाथ में कुछ था, पर राघव देख नहीं पाया। उसकी देह बड़ी और बलिष्ठ थी। चौड़े कंधे, बाल शायद जटाओं में बंधे थे, ढीले नहीं, बंधे हुए, पर उस तरह जो किसी सलून में सजाने से नहीं, अभ्यास से बनते हैं। राघव ने कुछ नहीं कहा। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। माथे पर जैसे जलती लकड़ियों ने खुद ही किसी प्रकार की भस्म लगा दी थी, और उसका चेहरा उन जलती लकड़ियों की लौ में ऐसा दिखता था जैसे उसका अपना ही एक प्रकाश हो। पहाड़ जैसा सख्त था वो चेहरा। रेखाएं थी
जो मौसम ने बनाई थी शायद, उम्र ने नहीं। आंखें गहरी थी, रंग में नहीं, गहराई में। वह गहराई जो उन आंखों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ देखा हो, बहुत लंबे वक्त से, लेकिन देखने के बारे में किसी से बात न की हो। दाढ़ी थी, सफ़ेद नहीं, पर उसमें एक धूसर रंग था, वैसा ही जैसा माथे पर था। वह कितने साल का था राघव तय नहीं कर पाया। ये सवाल उसके दिमाग में आया और अटक गया। जागे। आवाज शांत थी लेकिन गहरी, न ऊंची न नर्म, जैसे पत्थर से आ रही हो। राघव ने हाँ में सिर हिलाया। माँ? उसने पूछा। ठीक है, ठंड खाई है, वक्त लगेगा। राघव ने रेणुका की तरफ देखा। सांस चल रही थी, चेहरे पर वह रंग नहीं था जो बाहर था। एक सामान्यपन शायद वापस आ रहा था। हम कहाँ हैं? राघव ने थोड़ा अधीरता से पूछा। उस व्यक्ति ने आग की तरफ देखा। जिंदा हो? राघव ने प्रतीक्षा की और कुछ नहीं कहा उसने। तुम्हारा नाम? उस व्यक्ति ने पूछा। राघव। एक पल। और ये मेरी माँ है, रेणुका। फिर एक पल की चुप्पी। किसी योद्धा और योगी के संगम जैसी दिखाई दे रही उस आकृति के हाथ एक पल को रुके, फिर धीरे धीरे अपनी पीठ पर टंगी उस भारी भरकम वस्तु की तरफ गए जिसने पहले राघव का ध्यान खींचा था। राघव ने उस विचित्र सी भारी चीज को फिर से देखा, आग की लपटों और धुएं के गुबार के बीच से। सर में उठते दर्द के बीच राघव ने याद करने की कोशिश की। क्या ये वैसी ही आइस एक्स जैसी नहीं थी? वह जो बर्फ में पत्थर में गड़ी थी, वह जिससे रस्सी बंधी थी, वही रस्सी जिसने राघव और रेणुका की जिंदगी की डोर मौत की खाई से वापस खींच ली थी। उस व्यक्ति ने राघव की तरफ देखा और फिर आग की तरफ। कुछ हुआ उस देखने के बीच में, राघव ने उसे समझा नहीं। फिर वह उठा, आग के पास गया। वहां एक लकड़ी का बड़ा लठ पड़ा हुआ था, मोटा, भारी। उसने बड़े आराम से उसे उठाया दूसरे हाथ में, और राघव ने पहली बार ठीक से देखा। वही आइस एक्स जैसा हथियार अब कंधों से उतरकर उन मजबूत हाथों में था, और उसके हत्थे से लगी वही रस्सी अब उन कंधों से लटक रही थी। उस व्यक्ति ने लट्ठे को एक बार देखा और फिर एक झटके में काटा। आवाज आई, पर सिर्फ एक, उतनी ही। लठ के दो टुकड़े हो गए, बराबर सपाट कट। उसने दोनों आग में डाल दिए। यह सब बहुत तेज हुआ, लेकिन बहुत सामान्य रोजमर्रा के तरीके से भी, जैसे उस व्यक्ति के लिए यह बहुत आम बात हो। जलाऊ लकड़ी काटना, आग में डालना, बैठ जाना, यह सब जैसे उसके रूटीन का हिस्सा हो। उसने कुछ नहीं कहा, वह बैठ गया। आग तेज हो गई, धीरे धीरे, जैसे लकड़ी ने तय किया हो तेज होना। गुफा में रोशनी बढ़ी, दीवारों पर उसकी परछाई पड़ी, बड़ी स्थिर। राघव ने एक बार और उस विचित्र आइस एक्स जैसे हथियार को देखा जो अब उस व्यक्ति के पास था, जैसे वह वहां हमेशा से हो। बाहर पहाड़ थे, बर्फ थी, रात थी, और भीतर आग।